हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं अपने बीपीएससी 102 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा दिसंबर 2021 का है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो 2 सेक्शन में आपका ये पूरा पेपर डिवाइडेड है, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और 5 आपको करने हैं। ठीक है, तो भाई करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन पेपर को। जल्दी से देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन पेपर में है और कैसे हमारी अब तक प्रैक्टिस चल रही है, कितना कुछ आता है कितना कुछ नहीं आता, वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो व्हाट आर द फंडामेंटल राइट। स्टार्टिंग हम करेंगे पीछे से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट द फॉलोइंग ऑफ द 200 वर्ड्स ईच। तो सरकारी कमीशन के ऊपर सरकारी कमीशन को लेकर आपने 200 वर्ड में लिखना है कि सरकारी कमीशन क्या है, किसकी चीज की थी ये कमीशन। तो इसके बारे में आप चलते हो कौन से यूनिट पर देखते हैं इसको 10th यूनिट में, जहां पे बात की जाती है सरकारी कमीशन। इन 1983 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है 3 मेंबर्स को। ठीक है, किस चीज के लिए जो 3 मेंबर होती है इनकी कमीशन होती है कि कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं किसके सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को। ठीक है, इसके चेयरमैन होते हैं किसके सरकारी कमीशन के चेयरमैन होते हैं RS सरकारिया। ठीक है, जो कि एक रिटायर्ड जज होते हैं किसके सुप्रीम कोर्ट के। एग्जामिन करते हैं, रिव्यू करते हैं जो उस टाइम पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो चल रहे थे। ठीक है, अरेंजमेंट थी उस टाइम पर, तो उस चीज को वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, एग्जामिन करते हैं और अपने रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन सी एप्रोप्रिएटेड चेंजेस लेकर आने चाहिए सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में। ठीक है, जिससे वो दोनों आपस में क्या कर सके, सहयोग कर सके। इट वॉज इनिशियली गिवन, अब इनको टाइम दिया हुआ था 1 साल का कि 1 साल में आपको ये पूरा काम खत्म करना है। लेकिन जो ये सरकारी कमीशन थी ये 4 बार क्या करती है, इस टर्म को बढ़वाती है। ठीक है, जो कि इनको अपॉइंट किया गया था 1983 के अंदर, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1988 के अंदर, क्योंकि 4 टाइम इन्होंने क्या करा था, एक्सटेंड कराया था कि नहीं अभी थोड़ा सा टाइम दो, नहीं अभी थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, तो ये कमीशन जो होती है ये फेवर नहीं करती कि कोई भी अभी आपको स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। ठीक है, ये बोलती है जैसा एग्जिस्ट है जो अरेंजमेंट, ठीक है, जो प्रिंसिपल चल रहे हैं ऐसा ही रहने दो। अभी कोई जरूरत नहीं है कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए। ठीक है, वो बोलती है जो है वो उसको रहने दो, बस जो चेंजेस आने चाहिए तो वो क्या आने चाहिए, वो आपके फंक्शनल चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फंक्शन में चेंज लेके आने की जरूरत है। ठीक है, फेडरलिज्म जो कि ज्यादा फंक्शनल अरेंजमेंट को क्या करना है, कोऑपरेट करना है, जो आपस में कोऑपरेट कर सके। ये रिजेक्ट करते हैं कि जो बोलते हैं ना कि सेंटर की जो पावर है उसको कम करे। ठीक है, वो बोलते हैं कि सेंटर को जितना स्ट्रॉन्ग कर सको आप करो। ठीक है, और सेफ गार्ड करे दोनों को क्या, यूनिटी, क्योंकि स्टेट जो सेंटर होगी अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी ना, देश के अंदर क्या बनी रहेगी, एक यूनिटी बनी रहेगी। कहते हैं कि अगर देश की यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है तो सेंटर को ही सारी पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप स्टेट को ज्यादा पावर दोगे, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो लोग क्या करते हैं, फेवर करते हैं ना कि डिमांड करते हैं कि स्टेट को पावर दो, स्टेट को पावर दो, वो बोलते हैं इससे क्या होगा, हमारे देश की यूनिटी खत्म होगी। अब यूनिटी कैसे खत्म होगी, जो देश जो कि हमने क्या करा है उसको यूनाइट करा है। पहले प्रिंसली स्टेट होती थी, ठीक है, उनको यूनाइट करके फिर एक देश बनाया है। कल को वो स्टेट अपनी मांग करने लगे कि हमको अपना खुद का अलग देश चाहिए, तो कैसे करोगे, तो पावर किसके पास होनी चाहिए, सेंटर के पास। ठीक है, सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके उतना सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये कमीशन क्या करती है, 247 रिकमेंडेशन देती है किसके, स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है जी, आगे क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन होती है इनके अगर हम बोले तो ये बोलते हैं कि एक परमानेंट क्या होनी चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए इंटर स्टेट के बीच में। ठीक है, जिसका हम बोलते हैं इंटर स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक है, जो कि आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग हमने स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या है कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, जिसको हम इंटर गवर्नमेंट काउंसिल बोलते हैं, जो कि हमने आर्टिकल 263 के तहत पर बनाई थी। ठीक है, आर्टिकल 356 जहां पर बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। अगर किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कानून के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, वो लोगों की राइट्स को, कानून को वायलेट कर रही है, तो वहां पर क्या लगना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। ठीक है, और वो बोलते हैं कि जितना हो सके जो ऑल इंडिया लेवल पर जो इंडियन सर्विस होती है उनको स्ट्रेंथ करें, क्योंकि जहां पर स्टेट और हमारे
सेंटर दोनों के ब्यूरोक्रेट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, इंटर स्टेट के बीच में दोनों का जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथ करेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो जितनी हो सके ऑल इंडियन सर्विस लेवल की सर्विसेज है उनको क्रिएट किया जाए, ठीक है। और वो बोलते हैं टैक्स का जो ट्रेजरी पावर है ना, जो एक्स्ट्रा पावर है जो आपकी तीनों लिस्ट के अंदर नहीं आती है, ठीक है, उनमें से जो पावर बचती है बस टैक्स को छोड़कर, ठीक है, जितनी भी जो पावर है, ठीक है, जो कि ना हमारी फर्स्ट लिस्ट के अंदर आ रही है, ना सेकंड के अंदर, ना थर्ड के अंदर, वो पावर किसके अंदर आनी चाहिए, कंकरेंट के अंदर, ना कि आप उसको दो सेंटर को, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो पावर आपकी ना फर्स्ट लिस्ट के अंदर आती है, ना सेकंड के अंदर, ना थर्ड के अंदर, ठीक है, उसको आप थर्ड लिस्ट के अंदर करो, ठीक है, उसको कॉन्करेंट में लेकर आओ, ना कि उसे यूनियन को दो, ठीक है। आपने डिस्ट्रिब्यूटरी पावर पढ़ा होगा अगर ये चैप्टर करा होगा तो, ठीक है। तो सरकारी कमीशन आपको समझ में आई, 1983 में इसको अपॉइंट किया जाता है। और IRS सरकारी इसके जज जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, जस्टिस, ये इसके जज चेयरमैन होते हैं, और ठीक है 4 साल के लिए अपने टर्म को बढ़ाते हैं। और ये जो कमीशन है क्यों बैठती है, ये इसलिए बैठती है कि कैसे ये एक अच्छी अपनी रिकमेंडेशन दे सके किसके ऊपर, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट क्रिप्स मिशन क्या था, सॉरी क्रिप्स मिशन क्या था। तो क्रिप्स मिशन को पढ़ने के लिए हमको चैप्टर 1 पर जाना पड़ेगा, जिसमें देखना है क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन हमारा 1942 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक कैबिनेट मेंबर को भेजती है इंडिया के अंदर, जा क्रिप्स क्या करा, वहां पर अपने एक प्रपोजल लेके जा, ठीक है। अब जो ये कैबिनेट मेंबर है ये आता है, ठीक है, ब्रिटेन से आता है और अपना एक प्रपोजल लेके आता है, बोलता है कि देखो जी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हो ना, तो हम आपको कुछ बता देते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेना वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। इस चीज को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और जो मुस्लिम लीग थी वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये प्रोपोर्शनल रखता है अपनी बातें जब बोलता है, वो बोलता है कि देखो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, ठीक है, लेकिन दोनों की पार्टनरशिप इक्वल होनी चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी और इंडियन गवर्नमेंट की। बोलते हैं भाई क्या बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्वराज की, हमको चाहिए फुल फ्रीडम, और तुम हमको क्यों बोल रहे हो कि हाफ ऑफ इक्वल पार्टनरशिप नहीं चलेगा बाबा। वो बोलते हैं कि जो ऑल प्रोविजन होगा, जितनी जो स्टेट्स है वहां पर इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करेंगी, रूल करेंगी, ठीक है। और जो इंडियन स्टेट है जिसके ऊपर प्रिंसेस का राज है, ठीक है, वहां पर प्रिंसेस ही अपना वो संभालेंगे, ठीक है। वो बोलते हैं कि नहीं भाई हमको प्रिंसेस को भी अपने साथ इंटीग्रेट करना है, ये नहीं करना हमको, ठीक है, हमको चाहिए स्वराज, जाओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस दोनों इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि इसके क्रिप्स के प्रपोजल को, स्टैफोर्ड को वहां से घिसेड़ के भगा दिया जाता है और बोला जाता है कि नहीं करना नहीं करना। मुस्लिम लीग जो कि डिमांड कर रही थी कि हमको तो भाई अपना खुद का अलग ही क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चाहिए, 2 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाओ, एक इंडिया के लिए एक पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियोलॉजी और फिलॉसफी बतानी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इसका PDF नहीं डाला है यार, भूल गई फिर से मैं, रुको एक सेकंड, हाँ ये रहा, देखो चल जा रहे। तो सेकंड चैप्टर में चलते हैं फिलॉसफी जानने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसकी फिलॉसफी के लिए हमको फिलॉसफी ही देखनी पड़ेगी, आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी बैकग्राउंड ही पूछा था क्या, हाँ जी, तो कितने गए, अरे ये रहा, आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी ये रही। देखो जो मेंबर थे किसके, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। अब ऐसा तो था नहीं, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको अपने संविधान की आइडियोलॉजी बतानी है, फिलॉसफी बतानी है, ठीक है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, उसका बैकग्राउंड बताना है। तो पहले तो ये बताना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर थे वो कोई ऐसा नहीं था कि एक ही सेक्शन के थे, ठीक है, उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हर एक सेक्शन के, जो इंडिया के अंदर जो भी आपको जिस भी जाति, जिस भी धर्म, जिस भी लैंग्वेज का जो इंसान है वो आपको रिप्रेजेंट करता है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, ठीक है। माधव कोशला जो कि अपनी बुक में लिखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी एक बुक थी जो कि 2012 के अंदर आई थी, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं क्या, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो रिप्रेजेंट करती है क्या, रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी। क्या रिमार्केबल मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी डाइवर्सिटी है किसके अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते भाई इतनी डाइवर्सिटी है,
ठीक है। और ऑस्ट्रिन बोलते हैं कि अगर मैं बताऊं ना तो आपको एक वो दिखती है, क्या दिखती है आपको, ओलिगार्की दिखती है, मतलब कुछ ऐसे मेंबर थे किसके अंदर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, जो डोमिनेट करते थे। ठीक है, आप जल्दी से बताओ कौन सी पार्टी थी, जल्दी से बताओ। कांग्रेस पार्टी थी ना जो डोमिनेट करती थी, और कुछ मेंबर्स भी थे। ठीक है, तो बोलते हैं कि देखो BN राव जो कि मेंबर नहीं थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, लेकिन उन्होंने जो रोल किया था हमारे संविधान को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो एडवाइजर की तरह काम करते थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। ठीक है, और वो काफी एक्सपीरियंस है किससे, वेस्टर्न के कॉन्स्टिट्यूंट ट्रेडिशन से। ठीक है, लेकिन जो गांधीयन फिलॉसफी थी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। गांधी का जो मॉडल था वो पंचायत के ऊपर भागने का था, बोलती थी गांव लेवल पर हमको ग्राउंड लेवल पर काम करना, ना कि अपर लेवल पर। डेमोक्रेसी कोई ऊपर ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे भी हमको क्या लेकर आनी है, ग्राउंड लेवल पर, बॉटम टू टॉप अप्रोच हमको रखनी है। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो भाई देखो आइडियोलॉजी प्रेमिसेस, हाँ ये क्या है, मिरर है किसका, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिपब्लिकन की बात की जाती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाए। ठीक है, इंडिविजुअल के पास और एक ग्रुप के पास, हर एक इंसान के पास राइट है। हम यूनिवर्सल सफरेज की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसको सेपरेट किया जाए, कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं होनी चाहिए, यूनियन स्टेट में डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारी आइडियोलॉजी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने कोई ऐसा नहीं करा है कि एक ही गवर्नमेंट को सारी पावर दी है, लोगों को पास राइट नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट करती है कब, जल्दी से बताओ, दिसंबर 1946 के अंदर। ठीक है, और बना के तैयार करती है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेक्शन होता है जिसके अंदर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया जाता है, और फाइनली 395 एंड 8 शेड्यूल के तहत पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं जी जो ये संविधान बना है ना, ये ऐसे ही नहीं बना है, ये संविधान के अंदर ना आपको क्या दिखता है, इस संविधान के अंदर आपको दिखेगा क्या, साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन की जो कौन थी वो, कांग्रेस बोल रहे हो, ब्रिटिश थे जो, उन्होंने हमारे दिमाग का जो विकास था ना वो बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो हम एक साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन लेकर आने जा रहे थे, हम लोगों को राइट दे रहे थे, अधिकार दे रहे थे, जो 200 साल तक उनको दबा के रखा था ना, अब उस दबाव को हम हटाना चाहते थे उनके दिमाग से। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजी रही। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। आगे है कि डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर चलते हैं, तो 73rd ये रही, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, जो कि आगे पंचायती राज की बात करती है, गांव की बात करती है कि गांव पर क्या होना चाहिए, गांव के लेवल पर भी आपकी लोकल गवर्नमेंट की बात करती है कि पंचायती राज आपके विलेज में होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करती है। जो पंचायत के होने चाहिए वो ईयरली 5 साल में क्या होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, और रिजर्वेशन देनी चाहिए किसको, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और वुमेन की वहां पर 33% सीट रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, और अपॉइंट टू द स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, इसकी भी क्या करी जाती है, इसको भी अपॉइंट करना चाहिए स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को। आगे बोला जाता है, आगे क्या है, आगे है 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसका एम है कि कैसे आप विलेज पंचायत को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, वहां पर कैसे आप सोशली गवर्नमेंट कर सकते हो, इकोनॉमिक उनका डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, उनको सोशल जस्टिस दे सकते हो, किसको, ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास 29 क्या है, 29 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, लैंड रिफॉर्म लेके आ सकती है, इरिगेशन के ऊपर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, वुमेन राइट डेवलपमेंट, इन सब पर अपना काम कर सकती है बिना किसी की मनमानी के। ठीक है, पंचायती एक्सक्लूजन, ये सारा हमारा इसका फीचर हुआ। आगे आप और देख लेना, ये पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और पीटी अगर आपको देखनी है, मतलब पीडीएफ देखनी है, तो वो आपको टेलीग्राम पर इजीली मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 6 शेड्यूल बताइएगा। जो 6 शेड्यूल के लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ पर, ये रहा। तो 6 शेड्यूल, अरे भाई 6 शेड्यूल जहां पर बोला जाता है किसके लिए, ATMM स्टेट के लिए। ठीक है, ये बोलता है कि ATMM स्टेट क्या है।
ठीक है। आर्टिकल 244 सब क्लोज टू कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर 6 शेड्यूल के अंदर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट बनाए गए हैं किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ट्राइबल एरिया के अंदर जो कौन कौन से स्टेट के अंदर आते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है 6 शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं किसके, शेड्यूल ट्राइब एरिया के लिए, ठीक है, जहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन्स बनाए गए हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये सिर्फ इसी रीजन में क्या होगा, यही कर सकते हैं, ठीक है, इन्हीं के पास ये सारे प्रोविजंस होंगे, ठीक है। गवर्नर जिसके पास क्या होती है, जिसके पास पावर होती है कि यही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर अपना रूल नहीं करेगा, ठीक है। तो गवर्नर के पास पावर हुई। और मुझे ये बताओ 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरिया को क्रिएट करने की पावर किसके पास है, जल्दी से बताओ, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोला जाता है ये सारे हमारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन है। तो 10 है, आसाम के अंदर चाचर हिल, ठीक है, जिसको हम दीमो हिल्स भी बोलते हैं, कार्बी, ठीक है, बोडोलैंड, ठीक है, ये हमारे आसाम के अंदर चाचर, कार्बी, बोडोलैंड, मेघालय के अंदर खासी, जंत्या, गारो, ठीक है, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, एंड देन मिजोरम के अंदर चकमा, मारा, ले, ठीक है। तो काफी इजी और हंसी की सी ये जगह है, काफी मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, आसाम के अंदर चाचर, कार्बी, बोडोलैंड, मेघालय खासी, जंत्या, गारो, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, मिजोरम चकमा, मारा, ले, ठीक है। ये हमारी क्या हुई, ये सारी हमारी जगह हुई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पार्ट 2(1) जिसके अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस रीजन के अंदर सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वही अपना काम कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर 30 मेंबर से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। गवर्नर इसमें से 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, और जो बचे हुए जितने भी इसके मेंबर होंगे उनके इलेक्शन होंगे, ठीक है। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है कि ये अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये अपना खुद का लॉ बना सकती है, कौन, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है, जो वहां पर काम करेगी, उसके पास पावर है कि अगर उसको कानून बनाना है ना तो वो बना सकती है, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। एग्जीक्यूटिव पावर भी, आप जो कानून बनाया है उसका अचार तो डाल लेनी है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तो इम्प्लीमेंट करने की भी पावर और जुडिशियल पावर भी है कि अगर इनके यहाँ पर कोई झगड़ा पगड़ा सा हो जाता है तो वो खुद इस चीज को संभालते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जो यहाँ की जो जुडिशरी होती है वो 5 साल से ज्यादा या फिर उम्र कैद की सजा या फिर उनको कहते हैं ना कि जान से खत्म करने की वो पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर काम नहीं करता है। तो ये हमारा हुआ 6 शेड्यूल के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ रही है तो आप डिटेल लेक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के ऊपर आपको लिखना है। तो नेहरू रिपोर्ट मुझे बताओ कब आई थी, कैसे आई थी, क्यों आई थी। देखो यार रुक नहीं रहा ये, रुको भाई, नेहरू रिपोर्ट, हाँ जी, नेहरू रिपोर्ट हमारी, उसके लिए फिर से मुझे खोलना पड़ेगा पीपीटी। नेहरू रिपोर्ट हमारी फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में है, तो मैंने उसका पीपीटी दोबारा से निकाला। तो मैं एक बार बता देती हूँ नेहरू रिपोर्ट क्या है, कब है, कैसे आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो कि हमारी एक कमेटी होती है, ठीक है, नेहरू कमेटी, ठीक है, एक कमेटी होती है जिसके चेयरमैन थे कौन, मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। या फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर की पीपीटी खोल के बैठ जाना, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जिसके कमीशन थी एक, ठीक है, कमेटी थी, नेहरू कमेटी थी, ठीक है। अब ये होते हैं इसके चेयरमैन थे कौन, इस कमेटी के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, और इन्हीं के नाम से इसी कमेटी का नाम पड़ा था नेहरू कमेटी, ठीक है। क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने सेशन रखती है कब, 1931 के अंदर कराची के अंदर, ठीक है, जहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके जिसको कराची रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। कराची रेजोल्यूशन में हाईलाइट किया जाता है कि जो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना लोगों को, उसको खत्म करना है, ठीक है। और एक पॉलिटिकल फ्रीडम देनी है, इकोनॉमिक फ्रीडम देनी है किसको, लोगों को। यहाँ पर क्या बोला जाता है कि सुटेबल लेजिस्लेचर आना चाहिए, गवर्नमेंट आनी चाहिए जो सुटेबल हो और जो वर्किंग क्लास है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे, ठीक है। तो ये थी हमारी नेहरू रिपोर्ट जिसके मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे, ठीक है। और जो रिपोर्ट थी ये प्रोटेक्ट करने की बात करती है किसकी, मिनोरिटीज की राइट्स की, ठीक है। तो ये नेहरू रिपोर्ट थी। कैबिनेट मिशन, तो हम चलते हैं, इसकी पीपीटी मैंने डाली हुई है। कैबिनेट मिशन हमारा
क्रिप्स मिशन के बाद याद है, तो वही 1942 के अंदर जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भेजती है किसको, स्टैफोर्ड को, ठीक है। स्टैफोर्ड से बात नहीं बनती है, उसको रुला के भेज दिया जाता है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है दोबारा से, क्या होता है दोबारा से, क्या होता है दोबारा से, होता ये है कि हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट दोबारा से एक को 3 मेंबर्स को भेजती है, 3 कैबिनेट मेंबर को भेजती है, और जिनका नाम होता है लॉर्ड पैट्रिक, स्टैफोर्ड एंड एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये भी अपनी सीधे वही अपनी वो लेकर आते हैं कि प्रपोजल लेके आते हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग बोलते हैं भाई देखो तुम एक बार आओ 10 बार आओ, हम नहीं मानने वाले, ठीक है। ये बोलते हैं कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सभी पावर होगी किसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और जो इंडियन गवर्नमेंट है दोनों के पास, ठीक है। वही सेम मांग ये यहाँ पर रखती है, ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी और जो मुस्लिम लीग थी वो दोनों मना कर रही थी कि देखो भाई हम नहीं मानने वाले, ठीक है। आप बात करो कि इंटरनल मैटर आप खुद संभालो और एक्सटर्नल मैटर हम खुद संभालेंगे, तो बोलते हैं कि देखो हमको दबाव में नहीं रहने का, हमको फुली फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था, जो कि इसके अंदर 3 मेंबर्स का नाम आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है क्या, द कंपोजिशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें लेजिस्लेचर चैप्टर पे जाना पड़ेगा। यूनियन लेजिस्लेचर जो कि आपके आर्टिकल 79 के अंदर मेंशन है। यूनियन जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। क्या है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, राज्यसभा, लोकसभा एंड देन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का जैसा नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं उसका कोई लेना देना नहीं होता किससे, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो कानून बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें वो एक इंटरनल पार्ट है किसका, पार्लियामेंट का, ठीक है। माना कि वो बैठता नहीं है ना ही लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। एक बिल, एक प्रस्ताव जब तक कानून नहीं बनता है, जब तक उसके पास प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि बाई चांस अगर कोई सेशन नहीं हो पाता है, मीटिंग नहीं हो पाती है ना ही लोकसभा में और राज्यसभा में, और उस टाइम पर जरूरी है कोई कानून बनाना, तो वो हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ठीक है। और जो कानून रहेगा वो 1 साल के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा जो इसको हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं, किसके अंदर, डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं लोगों से, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552 होती है, कि इससे ज्यादा कोई मेंबर नहीं हो सकते किसके, लोकसभा के अंदर, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो 543 मेंबर है हमारी लोकसभा के अंदर, जिसमें से 20 मेंबर्स हमारे यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 2 मेंबर को जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है जी। अब जो इनके इलेक्शन होते हैं वो कंसिस्टेंसीज के बेसिस पर होते हैं, कंसिस्टेंसीज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लोकसभा जो कि इनके इलेक्शन अडल्ट मतलब हर एक अडल्ट क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, वही होता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर होता है, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है कि वो एक सिटीजन होना चाहिए और वो किसी ऑफिस में होल्ड ना करे कोई प्रॉफिट, ठीक है। और मेंटली उसको कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीजें उसकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। और वही है सारी चीजें, ठीक है। 60 डेज तक अगर वो सेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। अगर उसे किसी भी अनदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लिया तो उसको हटा दिया जाएगा। राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, इसके अंदर 250 से ज्यादा मेंबर नहीं होते, 12 मेंबर को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशल स्किल होती है। अब एजुकेशन मिनिस्टर आपने बना दिया, वो चुन के आ गया है, मान लिया उसके इलेक्शन हो गए, लेकिन क्या है कि उसको इतना नॉलेज नहीं है तो क्या फायदा, ठीक है। तो उसको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के बारे में, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होने चाहिए वो, ठीक है। तो इसी चीज को देखकर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है, वही कंसिस्टेंसी के बेसिस पर होते हैं, ठीक है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या है, स्पेशल पावर है, तो इतना ही इस चैप्टर के अंदर, इतना ही आपके इसके अंदर लिखना है, प्रेसिडेंट के बारे में लिखना है, लोकसभा के बारे में लिखना है और राज्यसभा के बारे में लिखना है, ठीक है। तो उसी के अंदर आप काफी कुछ लिखकर आ जाओगे। आगे चलते हैं, आगे हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, 11 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है और सिग्निफिकेंस बताना है तो सुप्रीम कोर्ट, वही सिग्निफिकेंस क्या है कि आपको अपनी इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कभी एग्जीक्यूटिव करा है फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो वही आपको सिग्निफिकेंस लिखना है। और कौन सा चैप्टर है वो,
4th चैप्टर है, ठीक है, उसमें देख लेना। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या है एक्सप्लेन कीजिएगा। तो फंडामेंटल राइट्स मैं आपको बता देती हूँ, तो इसके लिए हम क्विकली वाले लेक्चर पर चलेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट आर द बेसिक राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके बेसिक राइट है जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 के अंदर गिवन है। आर्टिकल 14 जिसमें बोला जाता है कि कानून की नजर में क्या है, हर एक इंसान इक्वल है और उसको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 जिसके अंदर बोला जाता है कि अगर किसी इंसान के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। आर्टिकल 16 क्या, हर एक इंसान को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 17 जहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाता है। आर्टिकल 18 जहाँ पर आप कोई टाइटल नहीं रख सकते हो, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, हर एक इंसान को क्या है, फ्रीडम है कि वो स्पीच जो उसका मन कर रहा है वो बोल सकता है, लेकिन वो सोशल ऑर्डर को खराब ना करे, पीसफुली असेंबली कर सके, यूनियन एसोसिएशन बना सके, फ्रीली मूव, जहाँ पर उसको घूमना है वो जा सके, जहाँ पर उसको सेटल होना है वो सेटल हो सके, लेकिन पैसा होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको करना है, जो काम में आपका इंटरेस्ट है वो कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नहीं है कि बाय बर्थ आपको बोल दिया जाएगा कि आप तो इंजीनियर बनोगे तो आपको इंजीनियर बनना है, नहीं जी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करो, ठीक है। आर्टिकल 20, 21, 22 ये आपकी पर्सनल फ्रीडम है कि आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 20 के अंदर बोला जाता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा है, ठीक है, और इल्जाम लगा है और उसको कोई भी बड़ी सजा दी थी है, ठीक है, लेकिन उसकी गलती नहीं है, एक्यूज पर्सन है, ठीक है, इल्जाम लगा है, माना नहीं कि उसी ने वो गलती करी है, ठीक है, तो वहां पर उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा आर्टिकल 20 के तहत पर। और आर्टिकल 21 जहां पर आपको पर्सनल फ्रीडम दी जाती है, लिबर्टी है आपके पास, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, ठीक है। और 86 अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू एजुकेशन को भी ऐड किया जाता है। आर्टिकल 22 जहाँ पे प्रोटेक्शन टू द अरेस्ट और डिटेंशन, मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसा, मतलब किसी को शक है ना, किसी सिविल सर्वेंट को या किसी भी पुलिस वाले को अगर आपके ऊपर शक है कि हाँ भाई तुम बम ब्लास्ट कर सकते हो, ठीक है, तो शक के नाम पर आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 22 क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 जो कि आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं कि कोई आपका शोषण नहीं करेगा। आर्टिकल 23 बोलता है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, किसी से बिक्री मंगवा सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि कोई भी चिल्ड्रन 14 से कम उम्र का बच्चा क्या नहीं करेगा, कहीं भी किसी फैक्ट्री में, किसी बड़ी सी इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा, ठीक है जी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की आपको अपने धर्म को मानने का पूरा फ्रीडम है। आर्टिकल 25 जहां पर बोला जाता है कि आपको पूरा फ्रीडम है, जो भी आपका इंटरनल फेथ करता है, जिस भी धर्म को आपको मानना है, फ्रीली आप प्रोसेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोपगेट कर सकते हो, भावन कर सकते हो, भजन कर सकते हो, ठीक है, कीर्तन कर सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो, जैसे आप फैलाना चाहते हो फैला सकते हो, लेकिन सोशल ऑर्डर कभी खराब नहीं करने का, ठीक है। आर्टिकल 26 जिसमें बोला जाता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, जैसे आपको करना है, जो भी आपको कोई भी गुरुद्वारा खोलना है, कोई भी टेंपल खोलना है तो आप खोल सकते हो। और आर्टिकल 27 कि आप जो गुरुद्वारा खोल रहे हो या फिर मंदिर खोल रहे हो उसके ऊपर आप टैक्स नहीं दोगे, ठीक है। आर्टिकल 28 बोलता है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल या कोई भी स्कूल हो, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट चला रही हो, उसको वहां पर आप कोई अपने धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, ठीक है। क्या नहीं दोगे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कि भाई देखो पूजा करनी चाहिए, पूजा करने के लिए आपको आरती करनी चाहिए, ओम जय जगदीश शिहाजी करनी चाहिए, एंड देन धूपबत्ती जलानी चाहिए, ये सारी चीजें आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नहीं सिखा सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशन राइट भी होनी चाहिए। कल्चर एंड एजुकेशन राइट मतलब कि आप अपने कल्चर को पढ़ा सकते हो, ठीक है, प्रिजर्व कर सकते हो। आपके पास एजुकेशन राइट भी आर्टिकल 29 और 30 बोलता है। आर्टिकल 26 जहाँ पर बोला जाता है कि अगर आपका जो लैंग्वेज है वो अलग है, आपकी स्क्रिप्ट अलग है, ठीक है, आपके पास राइट्स है कि आप उसको कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 30 जहाँ पर बोला जाता है कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका रिलीजियस है आपको उसको पढ़ाना है तो आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, ठीक है। जैसे पंजाबी लैंग्वेज सिखाते हैं ना लोग, तो पंजाबियों का स्कूल अलग होता है, ऐसे आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग उनको क्या होता है, पूरा राइट होता है। अब चलते हैं आर्टिकल 32 जो कि अब तक की जितनी भी हमने राइट पढ़ी है उनको बचाने का काम कौन करता है, आर्टिकल 32। और कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है। तो ये 4 तरह की रिट होती है, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंट और सर्सरी, ठीक है। हैबिस कॉर्पस के अंदर
क्या करा जाता है, एक इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है कि अगर किसी इंसान को डिटेंशन के नाम पर, शक के नाम पर, अगर किसी इंसान को बिना किसी ट्रेल के, ठीक है, बिना किसी उसका कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वो नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रेल नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में उसका केस नहीं चला है, ठीक है, और उसको जेल में रख लिया है, ठीक है, तो उस टाइम पर उसको फ्री ट्रेल कराएगी कौन, सुप्रीम कोर्ट, और देखेगी कि हाँ उसकी गलती है तो उसको जेल में पहुंचाया जाएगा, नहीं है तो भाई उसको छुड़ा दिया जाएगा। क्यों वारंट, आप किस अथॉरिटी से आए हो, ठीक है, ये पूछता है कि भाई हाँ कौन सा एग्जाम दिया है आपने जो आप गवर्नमेंट के इस ऑफिस में बैठे हो, ठीक है। मैंडेमस ये कमांड करता है कि अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, तो उसको मैंडेमस के तहत रेट जारी करते हैं कौन, हमारी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो वो बोलती है कि देखो अच्छे से काम करो, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो आप इस प्राइवेट में नहीं दे सकते हो, ठीक है। मैंडेमस की हमारी तो स्कूल की टीचर हमको अच्छे से पढ़ा नहीं रही है तो आपको प्रिंसिपल के पास जाना है, ठीक है। मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोल सकते इस चीज़, ठीक है। सर क्यों, मतलब अगर किसी लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट है वो गलत दी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको ठीक करा सकते हो, ठीक है। कि आपने कोई पैन चोरी कर लिया है और लोअर कोर्ट ने, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला है कि भाई तुमको 15 साल की सजा है, तो आप बोले भाई 5 रुपए का तो पैन है, 15 साल की सजा किस तरीके से, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, बोलोगे कि देखो देखो हमको इतनी सजा सुनाई है, ये तो क्यों, उसको जो गलती करी है ना उसको बचाया जाएगा। प्रोहिबिटेशन इसके अंदर बोला जाता है कि जो हायर कोर्ट है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, वो पहले ही बोल दिया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको इन सारे केसेस के ऊपर सुनना ही नहीं है, ठीक है, कि आपके अंडर ये नहीं आता है, आप इस चीज को नहीं करोगे, ये जो जजमेंट है इसके ऊपर आपको जजमेंट ही नहीं देंगे, ये केस ही आपके अंडर नहीं आता है। आप सीधा बोलो, अगर कोई लेता है इस केस को लेकर आता है आपके यहाँ पर, तो आप सीधा उससे बोलो कि भाई देखो हम इसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते, आप हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या हुई, ये सभी हमारी फंडामेंटल राइट्स हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आपका काम है करने का, ठीक है। तो कुछ है इसके अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज लिखना है, फंडामेंटल राइट्स लिखना है, लेजिस्लेचर, नैनो रिपोर्ट, कैबिनेट रिपोर्ट, एंड देन 6 शेड्यूल, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और फिलॉसफी बतानी है, एंड सरकारी कमीशन। हर एक टॉपिक मैंने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर भाई आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपकी मेहनत किस तरीके से चल रही है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है जी। ओ मैया।